कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। पिछले भाग में आप सबने सुना कि पंखुड़ी कितना खुश थी और एक ही पल में उसकी सारी खुशियां उजड़ गई। पंखुड़ी के माँ पापा के साथ क्या हुआ सब आपने पहले भाग में सुन लिया। पंखुड़ी की शादी हो गई और पंखुड़ी अपने घर से विदा हुई। अब आगे पंखुड़ी विदा होकर अपने ससुराल चल देती है और पंखुड़ी अपने घर को अपनी आंखों से उजल होने तक देखती रहती है। आज वे अपने भाई से हमेशा के लिए दूर हो गई। ये सोचकर ही उसका रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विहान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे चुप कैसे कराए। पूरे रास्ते पंखुड़ी रोती रही। लता जी ने घर की शानदार सजावट करा रखी थी। सड़क के दोनों ओर लाइटिंग की गई थी। रास्ते भर फूल बिछाए गए थे जिनसे होकर पंखुड़ी को घर में प्रवेश करना था। लता जी का महल जैसा घर पूरी तरह रोशनी से सराबोर था। सजी धजी महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। पंखुड़ी को गाड़ी से उतारने के लिए लड़कियां दौड़कर आई। दरवाजे पर विहान और पंखुड़ी की आरती उतारी गई। लता जी ने तो साथ साथ उनकी नजर भी उतार दी। पंखुड़ी का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। चारों ओर हंसने खिलखिलाने की आवाजें थी। पंखुड़ी की मुंह दिखाई होती है। सभी को पंखुड़ी बहुत पसंद आई। सब लता जी को बधाई दे रहे थे कि वह बहुत सुंदर दुल्हन लाई है। लता जी खुशी के साथ उनकी बधाइयां स्वीकार कर रही थी। पंखुड़ी अब भी रो रही है। पंखुड़ी को रोते देख महिलाएं कहने लगी कि लगता है बहू को मायके की बहुत याद आ रही है। आएगी ही, एकदम से मायका भुलाया भी तो नहीं जा सकता जैसे तूने भुला दिया था। लता जी औरतों को छेड़ती है। दीदी आप भी, औरत शर्मा जाती है। लता जी पंखुड़ी को आराम करने के लिए उसके कमरे में भिजवा देती है और एक लड़की के हाथ उसके लिए खाना भेज देती है। पर पंखुड़ी का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसे आर्यन की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विहान कमरे में आता है तो देखता है कि पंखुड़ी अब भी रोई जा रही है। तुम्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है? नहीं, आर्यन की। बहुत ज्यादा रोने से पंखुड़ी ठीक से बात नहीं कर पाती, जिससे कि विहान को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रही है। क्या? मुझे आर्यन की याद आ रही है। मेरा छोटा भाई है। वह मेरे बिना और मैं उसके बिना आज तक नहीं रहे। पता नहीं वो कैसा होगा। पंखुड़ी फिर रोने लगती है। अच्छा अच्छा, रोना बंद करो। देखो तुम अपने भाई से फोन पर बात कर लो। हमारे घर में फोन नहीं है, पर पड़ोस के चाचा के यहाँ है। तो ठीक है, उस पर कर लेते हैं। सच में मैं आर्यन से बात कर सकती हूँ? हाँ सच में। विहान पंखुड़ी को लेकर बैठक में आ जाता है। लता जी भी अभी बैठक में कुछ हिसाब किताब देख रही थी। क्या हुआ तुम दोनों यहाँ पर इस समय? माँ, पंखुड़ी को अपने भाई से बात करनी है। ओ अच्छा, करवा दो। लता जी फिर अपने काम में लग जाती है। विहान पंखुड़ी के पड़ोस में फोन लगाकर औपचारिक शिष्टाचार के बाद उसके दादाजी और भाई को बुलाने के लिए कह देता है। पंखुड़ी की विदाई के बाद जब आर्यन घर आता है तो अपनी दीदी को ना पाकर वह रोना शुरू कर देता है। दादाजी दादी जी उसे बहुत समझाते हैं, पर वह उनकी कोई बात नहीं सुनता। वे उसे उसकी पसंदीदा चीजें दिलवाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो एक ही जिद पकड़ लेता है कि दीदी के पास जाना है। आर्यन भी जब से पंखुड़ी गई रोए जा रहा था। वे उसे तरह तरह से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब जब पड़ोसी ने बताया कि पंखुड़ी का फोन आया है, तो वह बात करने के लिए दादाजी से आगे भागकर आ गया। आर्यन फोन उठा लेता है। हेलो दीदी। हेलो आर्यन। दीदी। आर्यन रोने लगता है। दीदी, आप कहाँ चली गई? मुझे क्यों नहीं लेकर गई? मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए। दीदी, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। दीदी वापस आ जाओ। आर्यन, रोना बंद करो। मैं जल्दी तेरे पास आ जाऊंगी। पंखुड़ी भी रोने लगती है। नहीं दीदी, आप झूठ बोल रही हो। आपने भी मुझे छोड़ दिया। नहीं आर्यन, मैंने तुझे नहीं छोड़ा मेरे भाई। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। पंखुड़ी रोते रोते कहती है। दीदी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे आपके साथ रहना है। आर्यन की सुबकी बन जाती है। मत रो आर्यन। पंखुड़ी उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लता जी पंखुड़ी की बातें सुन रही थी। फिर वे अपनी कुर्सी से उठती है और पंखुड़ी के पास आकर उसके हाथ से फोन ले लेती है। हेलो आर्यन बेटा, मैं तुम्हारे जीजा जी की माँ बोल रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले रोना बंद करो। लता जी की बात सुनकर आर्यन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। कल तुम्हारी दीदी और जीजा जी आ रहे हैं तुम्हें लेने। अब से तुम अपनी दीदी के साथ रहोगे, ठीक है? अब मत रोना और अपनी पैकिंग कर लेना। अच्छा, अब अपने दादाजी को फोन दो। आर्यन दादाजी को फोन देकर खुशी से कूदता हुआ अपने घर चला जाता है, क्योंकि अब वह हमेशा अपनी दीदी के साथ रहने वाला था। दादाजी फोन ले लेते हैं। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ चाचा जी। क्यों ना आर्यन भी पंखुड़ी के साथ ही? ये आप क्या कह रही है लता जी? बहन की ससुराल में? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। हमारे होते हुए लोग क्या कहेंगे? लोगों को छोड़िए चाचा जी, उनका क्या है? वो तो हमेशा बोलते हैं। हमें तो हमारे बच्चों की खुशी के बारे में सोचना है कि उनकी खुशी किसमें है। आर्यन पंखुड़ी के साथ शुरू से रहा है। उन्हें ऐसे अलग करना सही नहीं है। आप उसके यहाँ आने की तैयारी कर दीजिए। पंखुड़ी को कल पग फेरे के लिए आना ही है, तो आर्यन भी इन्हीं के साथ आ जाएगा। पर लता जी, ये सही नहीं होगा। चाचा जी, सब सही होगा, आप विश्वास रखिए। ठीक है, जैसा आप कहे। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते लता जी। फोन कट जाता है। विहान मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देख रहा है और पंखुड़ी खड़ी है। जिस बात की वजह से वह हफ्ते भर से परेशान थी, उसे माँ जी ने एक चुटकी में ही हल कर दिया। वह लता जी के पैर पकड़ लेती है। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लता जी पंखुड़ी को उठाती है। एहसान कैसा पंखुड़ी? तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। और हम कौन होते हैं बहन भाई को अलग करने वाले? अब जाओ, अपने कमरे में आराम करो और अब सो जाना, सुबह जल्दी निकलना है। पंखुड़ी कमरे में चली जाती है। विहान अपनी माँ के पास रुक जाता है। विहान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि आर्यन पंखुड़ी के बिना नहीं रह पाएगा। कितना छोटा है वह, माँ बाप तो नहीं, शुरू से पंखुड़ी के साथ ही रहा है। एक तरह से पंखुड़ी ही उसकी माँ और बाप है। हमें पहले ही उसे पंखुड़ी के साथ लाना चाहिए था। मैं यह बात क्यों नहीं समझ पाई? माँ, आप भगवान नहीं है, आप हर बात पहले से नहीं जान सकती। पर जैसे ही आपको पता चला, आपने कितने अच्छे से इसका हल निकाल लिया। माँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आप मेरी माँ हैं।
आप दूसरों के बारे में कितना सोचती है। विहान लता जी की गोद में अपना सिर रख देता है। अच्छा, और मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा इतना प्यारा बेटा है। लता जी विहान के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, चलो अब जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके मॉम, ओके मोम, ओहो मोम। विहान और लता जी दोनों हंसने लगते हैं। विहान कमरे में आकर देखता है तो पंखुड़ी सो चुकी थी। अच्छा है सो गई, कैसे बच्चों की तरह रोती है सुबड़ सुबड़। विहान पंखुड़ी को सोते देखकर सोचता है। फिर सुबह जल्दी उठने की बात याद आने पर वह भी सोने के लिए लेट जाता है। विहान और पंखुड़ी सुबह जल्दी पग फेरे के लिए निकल जाती है। पंखुड़ी आज बहुत खुश थी क्योंकि अब वह और आर्यन हमेशा साथ रहने वाले थे। गांव पहुंचने पर उन दोनों को की अच्छी आवभगत होती है। परिवार के सभी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें उपहार भेंट करते हैं। विहान और पंखुड़ी वो सब लेने से मना करते हैं, पर सभी उन्हें समझाते हैं कि ये तो रिवाज है, इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। मजबूरन उन्हें सब लेना पड़ता है। आर्यन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब वो हमेशा अपनी दीदी के साथ रहेगा। दादाजी और दादी जी भगवान का बार बार शुक्रिया कर रहे थे कि आज वो पंखुड़ी और आर्यन की ओर से निश्चिंत हो गए। अब वो चैन से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ये सोचकर कि वो दोनों बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। सबसे मिलने मिलाने के बाद विहान और पंखुड़ी आर्यन के साथ सबसे विदा लेते हैं। विहान पंखुड़ी को घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। लता जी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। गाड़ी की आवाज़ से उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग आ गए। लता जी खुश होकर दरवाजे पर आती है। विहान, पंखुड़ी और आर्यन भी घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। लता जी बहुत खुशी से आर्यन का स्वागत करती है और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आती है। पंखुड़ी आर्यन से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए कहती है, आर्यन, माँ जी का आशीर्वाद लो। आर्यन लता जी के पैर छूता है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। लता जी आर्यन को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। अच्छा आर्यन, तुम अपना कमरा देखोगे जो तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है? लता जी आर्यन से पूछती है। मेरा कमरा? सच में दीदी? आर्यन उत्साहित होकर पंखुड़ी से पूछता है। पंखुड़ी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह प्रश्नवाचक नजरों से लता जी की ओर देखती है। लता जी उसकी ओर मुस्कुरा देती है। हाँ और क्या, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लता जी आर्यन का हाथ पकड़कर उसे कमरा दिखाने के लिए ले जाती है। विहान और पंखुड़ी भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। विहान के कमरे के साथ वाला कमरा ही उन्होंने आर्यन के लिए तैयार कराया था ताकि पंखुड़ी हमेशा आर्यन के पास ही रह सके। लता जी ने उसके कमरे के लिए सामान सुबह ही शहर से फोन करके मंगा लिया था और नौकरों की सहायता से उसे अच्छे से व्यवस्थित भी कर दिया था। आर्यन की पसंद और ज़रूरत का सारा सामान वहाँ था। पर्दे और चादर कार्टून के चित्रों वाली थी। कलरफुल पोस्टर लगाए थे। बैट बॉल, फुटबॉल, रैकेट, हर तरह के खिलौने आर्यन के लिए मंगवाए थे, जिससे कि जब उसका मन जो खेलने को करे वो खेल सके। किताबें रखने के लिए कलरफुल रैक और स्टडी टेबल, कुर्सी भी लगवाई थी। वह कमरा किसी भी बच्चों का सपनों का कमरा था। आर्यन उसे देखते ही उसमें दौड़ लगा देता है। वाह दीदी, ये मेरा कमरा है, ये सारे खिलौने मेरे लिए हैं। पंखुड़ी उपकारों में दबी सी चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन सारी चीजें उलट पुलट कर देखने लगता है। अच्छा पंखुड़ी, तुम आर्यन के साथ यहीं रुको, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ।
और विहान तू भी थोड़ा आराम कर ले। लता जी और विहान वहां से चले जाते हैं और आर्यन अपने कमरे के सामान को देखता हुआ उछल रहा है। बीच बीच में वह कुछ सामान उठाकर पंखुड़ी को भी दिखाता है। आर्यन बहुत खुश था और आर्यन के खुश होने से पंखुड़ी भी खुश थी। मम्मी जी और विहान जी ने कितना कुछ किया हमारे लिए, जितना कभी हमारे अपनों ने भी नहीं किया। कितना बड़ा उपकार किया है उन्होंने हम पर। कैसे चुका पाऊंगी मैं इनके उपकारों का बदला। मैं क्या कर सकती हूँ जिससे उन्हें खुशी हो। मैं मम्मी जी और विहान जी की बहुत सेवा करूंगी। इन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उनकी हर बात आंख बंद करके मानूंगी। इनके लिए जो कर सकी वो सब करूंगी। आखिरकार उन्होंने मेरे और मेरे भाई के लिए कितना कुछ किया है। आर्यन अपने खिलौने से खेलकर और खाना खाकर थक हार कर सो जाता है। उसके सोने के बाद पंखुड़ी लता जी के पास आती है और उन्हें धन्यवाद कहना चाहती है। मम्मी जी, आपने आर्यन के लिए पंखुड़ी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब हम एक परिवार हैं, मैं, विहान, तुम और आर्यन। अग, अब अगर हम एक दूसरे की खुशियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तुम भी थक गई होगी, जाओ अब आराम करो। लेकिन मम्मी जी, पंखुड़ी लता जी गुस्सा करने का नाटक करती है। जी मम्मी जी, जाती हूँ। उन्हें गुस्सा करते देख पंखुड़ी फटाक से भाग जाती है। पंखुड़ी को ऐसे भागते देख लता जी की को हंसी आ जाती है। पंखुड़ी अपने कमरे में आती है। विहान सो चुका होता है। अरे, मैं तो इन्हें भी धन्यवाद कहना चाहती थी। कोई नहीं, जैसा मैंने सोचा है मैं वही करूंगी। मैं इनकी बहुत सेवा करूंगी सोचकर सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देती है। पंखुड़ी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता तैयार कर देती है। विहान के ऑफिस जाने के कपड़े रख देती है। उसके उठते ही उसे ग्रीन टी देती है। उसके नहाने के लिए गीजर ऑन कर देती है। अब ऐसा कोई काम नहीं था जिसके लिए विहान को खुद कुछ करना पड़ रहा हो। सब चीजें पहले से ही तैयार थीं। यही सब लता जी के साथ था। उनके सब काम भी टाइम से पहले हो रहे थे। अब पंखुड़ी की यही दिनचर्या बन गई थी। वह सुबह से ही मम्मी जी और विहान की सेवा में लग जाती। हद तो तब हो गई जब इन लोगों के मुंह से शब्द निकला नहीं कि पंखुड़ी उस सामान को लेकर खड़ी होती। मेरा वॉयलेट, विहान वॉयलेट ढूंढ रहा था। विहान जी, आपका वॉयलेट। पंखुड़ी फटाक से आकर देकर चली जाती है। मेरी ब्लू फाइल कहाँ है। विहान जी, आपकी फाइल। पंखुड़ी विहान के बोलते ही सामान लेकर प्रकट हो जाती और सामान देकर एकदम फुर हो जाती। विहान को बड़ी हैरानी होती। लता जी के साथ भी यही हो रहा था। मेरी नंबरों की डायरी, लता जी कहती है। मम्मी जी, आपकी डायरी। पंखुड़ी अचानक प्रकट होती है। मेरी एक मीटिंग थी आज। किसके साथ, लता जी अपने आप से पूछती है। मम्मी जी, आपकी अनाथालय में एक मीटिंग थी। पंखुड़ी प्रकट होकर कहती है। लता जी भी हैरान थी कि पंखुड़ी ये कैसे कर रही है। इसी तरह 1 महीना हो गया। पंखुड़ी ऐसे सब काम कर रही थी। कई बार पंखुड़ी के एकदम से प्रकट हो जाने से विहान भौचक्का रह जाता। अब उसने सोचा कि माँ से बात करनी ही पड़ेगी। माँ स्टडी में कुछ फाइलें देख रही थी। माँ, ये पंखुड़ी कोई भूत भूत है क्या। पंखुड़ी, भूत? ऐसा क्यों बोल रहा है। क्यों, आपने नहीं देखा। कुछ मुझे चाहिए नहीं कि अचानक से प्रकट हो जाती है, फिर पलक झपकते ही गायब।
अब तो मुझे मुंह से कोई शब्द निकालते हुए भी डर लगता है। क्या वो हर समय हमारे पास ही घूमती रहती है? विहान उसे लगता है कि हमने उस पर उपकार किया है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। माँ, इसमें उपकार किया है, हमने वही किया जो सही था, पर वह इसे उपकार मानती है। तो माँ, आप उसे समझाइए ना कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों समझाऊं? तुम्हारी पत्नी है, तुम समझाओ। माँ, मैंने कुछ कहा और उसे बुरा लग गया तो वो फिर रोने लगेगी। आपको पता है ना वह कैसे रोती है। लता जी विहान की बात सुनकर हंसने लगती है और उससे कहती है, हर बात पर थोड़े ही ना वो रोती है। मुझे क्या पता माँ, मैंने तो जब उसे पहली बार देखा तो बस रोते हुए देखा। लता जी को कुछ ढूंढता देखकर विहान उनसे पूछता है, आप क्या ढूंढ रही है माँ? वो मेरा चश्मा। मम्मी जी, आपका चश्मा आप हॉल में भूल गई थी। पंखुड़ी अचानक से प्रकट होती है। विहान एकदम से उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है और भौं से माँ की ओर इशारा करता है। लता जी पंखुड़ी से चश्मा ले लेती है। थैंक यू पंखुड़ी। जी मम्मी जी। पंखुड़ी चली जाती है। देखा माँ, आपने कैसे अचानक से आ गई। इसे जरूर कोई जादू आता है। अच्छा ठीक है, मैं पंखुड़ी से बात करूंगी। थैंक यू माँ, प्लीज बात करिएगा। कहकर विहान अपने कमरे में चला जाता है। मौका मिलने पर लता जी पंखुड़ी को समझाती है, पंखुड़ी, तुम्हें हमारे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए इतना बहुत है कि तुम और आर्यन यहाँ पर खुश हो और तुमने अपने मन से हमें अपना लिया। अगर तुम चाहो तो थोड़ा बहुत काम कर सकती हो। मुझे और विहान को अपने काम स्वयं करने की आदत है और हमें काम करना अच्छा लगता है। इसीलिए मुझसे वादा करो कि तुम हमारे सारे काम करने की कोशिश नहीं करोगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहे। गुड। और हाँ, मैं तुमसे जरूरी बात करना तो भूल गई। मैंने पता कराया है कि बच्चों के एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो तुम और विहान जाकर किसी अच्छे स्कूल में आर्यन का एडमिशन करा दो। ठीक है मम्मी जी। कब जाना है? कल मैंने विहान से बात कर ली है। अगले दिन विहान और पंखुड़ी शहर के अच्छे स्कूल में आर्यन का एडमिशन करा देते हैं, जिसकी बस गांव से बच्चों को लेकर जाती थी। आर्यन का स्कूल जाना शुरू हो जाता है। पंखुड़ी आर्यन के लिए खुश थी कि आर्यन की जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। लता जी ने आर्यन की जिंदगी को नई शुरुआत दे दी थी। अब विहान और पंखुड़ी की बारी थी, क्योंकि शादी के इतने महीने हो जाने के बाद भी उनमें पति पत्नी वाला प्यार नजर नहीं आ रहा था। अब बस उन्हें उनके बीच की दूरियां मिटानी थी और इसके लिए एक अच्छी योजना की आवश्यकता थी। पंखुड़ी और आर्यन की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। वो अपने अतीत से आगे निकल चुके थे। आर्यन को अपना नया स्कूल बहुत पसंद आ रहा था। वह रोज अपने स्कूल की बातों को घर आकर सबको बताता। लता जी और पंखुड़ी पूरे मन से उसकी सभी बातें सुनते और जहाँ कुछ समझाने की जरूरत होती तो उसे बताते कि इस परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए। शाम को ऑफिस से आने के बाद कभी विहान आर्यन के साथ क्रिकेट खेलता, कभी फुटबॉल और कभी वे दौड़ लगाने बाहर चले जाते। फिर आर्यन थक हार कर लता जी के गले से लिपट जाता और लता जी उसे दुलारने लगती। ऐसा लगता ही नहीं था कि आर्यन उनका बेटा नहीं है। वह उसे इतना प्यार करती थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर विहान और पंखुड़ी अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब लता जी को ही उनके लिए कुछ करना था और वो आर्यन के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। योजना से संबंधित चीजें करने के बाद
विहान और पंखुड़ी को अपने पास बुलाकर कहती है, विहान, पंखुड़ी, तुम लोग परसों 15 दिन के लिए शिमला जा रहे हो। जी मम्मी जी, पंखुड़ी लता जी से कहती है। विहान हैरानी से पंखुड़ी की ओर देखता है, जो कि लता जी की हर बात के लिए हमेशा हाँ कर देती है। मोम, आप क्या हमें हनीमून पर भेज रही है? हनीमून? हनीमून का नाम सुनते ही पंखुड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह वहां से शर्मा कर भाग जाती है। पंखुड़ी के जाने के बाद लता जी विहान से पूछती है, अगर भेज भी रही हूं तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है मोम, ऑफिस में बहुत काम है। मैंने राहुल से पता कर लिया है, इतना कोई काम नहीं है कि तू इतने दिन की छुट्टी पर नहीं जा सकता। अगर ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं संभाल लूंगी, पहले भी तो मैं ही सब संभालती थी। राहुल विहान का सेक्रेटरी था। मोम, राहुल को कुछ नहीं पता। राहुल को नहीं पता तो किसे पता है? हाँ, अगर तू बहाना बनाना चाहता है तो तेरी मर्जी। पहले तू मेरी किसी बात को मना नहीं करता था, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, अब क्यों सुनेगा? लता जी दुखी होने का नाटक करने लगती है। मोम, आपका हमेशा इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है। आपको पता है, आप इस तरह कहती हो तो मैं आपकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाता हूँ। अच्छा, मेरा नहीं तो पंखुड़ी के बारे में सोच। जब से शादी हुई है वो कहीं बाहर नहीं गई है, हमेशा घर में ही रहती है। इसी बहाने उसका घूमना फिरना हो जाएगा। पति होने के नाते तेरा उसके प्रति भी कुछ फर्ज है ना बेटा? वो हमारा कितना ध्यान रखती है, हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ ना? लता जी विहान को समझाने की कोशिश करती है। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। विहान उनके सामने अपने हथियार डाल देता है। उसे पता है वह अपनी माँ से कभी जीत नहीं सकता। वो जो चाहती है वो करवा कर ही छोड़ती है। मेरा प्यारा बेटा, अच्छा, कल शहर जाकर तुम दोनों गर्म कपड़ों की शॉपिंग कर लेना, शिमला में काफी ठंड होगी। लता जी खुश हो कहती है, ओके माँ। अच्छा, ये तो बताइए, फ्लाइट का क्या टाइम है? फ्लाइट? तुम लोग तो ट्रेन से जा रहे हो। ट्रेन से? मोम, आप मजाक कर रही है। एक दिन और एक रात का तो सफर ही हो जाएगा। विहान, मंजिल से ज्यादा सफर में आनंद आता है, तो सफर का आनंद लेना, कहकर लता जी चली जाती है। माँ, आप हमेशा ऐसा ही कुछ भी अतरंगी करती रहती है। विहान झल्लाता रह जाता है और वह हाथ हिलाती हुई निकल जाती है। पंखुड़ी आर्यन के कमरे में उसके होमवर्क में मदद कर रही है। लता जी उससे आकर कहती है, पंखुड़ी, कल विहान के साथ गर्म कपड़ों की शॉपिंग कराना, शिमला में बहुत ठंड होगी। जी मम्मी, पर आर्यन, पंखुड़ी को आर्यन की चिंता थी कि वह उसके बिना कैसे रहेगा। आर्यन, दीदी को अपना प्लान बताओ, लता जी आर्यन से कहती है। दीदी, मैं माँ जी के साथ रहूंगा, यहाँ पर सर्कस लगा हुआ है, हम लोग वो देखने जाया करेंगे। वहां पर भालू, हाथी, शेर, बंदर, बहुत सारे जानवर होंगे, बहुत मजा आएगा, याहू। आर्यन पंखुड़ी को अपना प्लान बताता हुआ खुशी से एक्साइटेड हो जाता है। तुम आर्यन की चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तुम जब चाहो वहां से इसे फोन कर सकती हो। मम्मी जी, मुझे पता है आप मुझसे भी अच्छा आर्यन का ध्यान रखेगी। पंखुड़ी आर्यन की ओर से निश्चिंत थी, क्योंकि मम्मी जी उसके साथ थी। विहान और पंखुड़ी सुबह की ट्रेन से निकल जाती है।
क्योंकि उन्हें कालका तक पहुंचने में रात होने वाली थी और फिर वहां से उन्हें शिमला की ट्रेन लेनी थी जो उन्हें सुबह शिमला पहुंचाने वाली थी। विहान ट्रेन में बैठा लता जी पर गुस्सा कर रहा था। मोम भी ना अच्छा खासा फ्लाइट से जाते, कितना समय बच जाता, अब पूरा दिन लग जाएगा इस ट्रेन में। पर मुझे तो ट्रेन का सफर बहुत पसंद है। पंखुड़ी सफर का आनंद लेते हुए कहती है, तुम्हें ट्रेन का सफर पसंद है? विहान को आश्चर्य होता है। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। रास्ते में कितने सारे गांव, शहर, दुकानें, घर, लोग देखने को मिलते हैं। उन्हें देखते देखते सफर कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। तुमने ट्रेन में बहुत सफर किया है? विहान पंखुड़ी से पूछता है। बहुत। मैं बस और ट्रेन में बहुत सफर किया है। आपको एक मजे की बात बताती हूँ। बचपन में जब हम गांव जाते थे तो बस में 5 साल के बच्चे का टिकट नहीं लगता था, लेकिन जब मैं 7 साल की भी हो गई तो मम्मी मुझे कहती कि थोड़ा नीचे होकर बैठ जा, जिससे कंडक्टर को लगे कि मैं 5 साल की हूँ। और जब कंडक्टर कहता कि मैं 5 साल से बड़ी हूँ तो मम्मी कहती हमारी बच्ची है, हमें पता होगा ना कितने साल की है। बेचारी कंडक्टर को मेरा किराया छोड़ना पड़ता। ओ, तो तुम्हारी बस से जुड़ी यादें भी है? आपकी भी तो होगी। नहीं, मैंने ज्यादा सफर नहीं किया है। पापा के जाने के बाद मोम को ही सारा कारोबार संभालना पड़ा। हमें कहीं जाने का समय ही नहीं मिला समय ही नहीं मिल पाता था। मोम बहुत व्यस्त रहती थी। मेरी मोम ने बहुत मेहनत की है। सच कह रहे हैं आप। और आज भी मम्मी जी सोशल वर्क में लगी रहती है। वो एक बहुत अच्छी इंसान है। उनकी अच्छाई का 10% भी इस दुनिया के लोग हो जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। पंखुड़ी, पता है, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं भी अब खुद को भाग्यशाली समझने लगी हूँ। ऐसे ही बातें करते करते वो कब कालका पहुंच गए पता ही नहीं चलता। विहान भी हैरान था कि आज सफर का पता ही नहीं चला और वो कालका पहुंच भी गए। विहान और पंखुड़ी कालका से शिमला की ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन की बोगी में सभी नवविवाहित जोड़े बैठे होते हैं जो अपनी शादी के बाद घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। किसी जोड़े ने हाथ पकड़ रखा था, किसी पत्नी ने अपने पति के कंधे पर सिर रख रखा था, किसी ने गोद में रखा था। कोई जोड़ा प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को निहार रहा था। उस ट्रेन में अलग ही प्यार की बहार बह रही थी और उन सब के बीच विहान और पंखुड़ी ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी और ही दुनिया के प्राणी हो। विहान और पंखुड़ी के लिए बहुत ही असमंजस का माहौल था। रात हो चुकी थी। ट्रेन के पर्दे गिरे हुए थे। खिड़की से बाहर भी नहीं देख सकते, पर ट्रेन में जहां देखते यही सब नजर आता। पंखुड़ी को उन सब को देखकर बहुत शर्म आ रही थी। मोम ने कहाँ फंसवा दिया, विहान मन ही मन सोचे जा रहा था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चली जा रही थी। विहान और पंखुड़ी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दोनों अपनी सीटों पर बिल्कुल सीधे होकर बैठ गए। पर यह क्या, उनके आगे की सीट वाला जोड़ा भी अजीब हरकतें किए जा रहा था। तो अब वो कहाँ जाए? वो युवक युवती कभी एक दूसरे को किस करते, कभी गले लग जाते। वो लगातार अश्लील हरकतें किए जा रहे थे। आंखें बंद करके भी कब तक बैठे? वो लगातार अजीब अजीब बातें भी किए जा रहे थे। अब टीवी होता तो बंद किया जा सकता था, पर यहाँ तो साक्षात प्रदर्शन चल रहा था। काफी समय बीत चुका था। पंखड़ी को भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। अब विहान के बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने युवक से कहा,
हेलो भाई, ये आपका बेडरूम नहीं है जो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये एक सार्वजनिक जगह है। इस तरह आप सबके सामने ये हरकतें नहीं कर सकते। विहान के ऐसा कहने के बाद वो जोड़ा आराम से बैठ गया। फिर उन्होंने कोई आपत्तिजनक हरकत नहीं की। उनके तमीज से बैठने के बाद पंखुड़ी ने भी चैन की सांस ली, वरना उसका तो ये सोचकर ही बुरा हाल था कि सारे रास्ते ये तमाशा देखना पड़ा तो क्या होगा। उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था। अच्छा सबक सिखाया दोनों को। तमीज ही नहीं है पब्लिक पैलेस में कैसा व्यवहार करना चाहिए। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कहीं भी कुछ भी करेंगे। सोचते सोचते कब पंखुड़ी की नींद आ गई, उसे पता ही ना चला। ट्रेन जैसे ही चल रही थी उसकी गर्दन भी इधर उधर हिले जा रही थी। ट्रेन ने जैसे ही ब्रेक लगाया उसका सिर आगे की सीट से टकराने वाला ही था कि विहान ने उसे पकड़ लिया। उसने उसका सिर अपने कंधे के सहारे रख लिया। कितनी गहरी नींद में सोती है ये। इतने तेज ब्रेक लगने के बाद भी उसकी आंख नहीं खुली। विहान पंखुड़ी को सोते देख यही सोच रहा था। फिर सीट का सहारा ले वह भी सोने लगता है। ट्रेन को शिमला पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। पंखुड़ी और विहान की आंखें खुलती है तो वे एक दूसरे के सिर से सिर मिलाकर सो रहे होते हैं। वो झटके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं चला मैंने कब आपके कंधे पर अपना सिर रख दिया, पंखुड़ी ने झेंपते हुए विहान से कहा। नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा सिर टकराने वाला था तो मैंने ही तुम्हें सहारा दिया था। ओह थैंक यू, कहकर पंखुड़ी खिड़की के बाहर देखने लगती है। विहान जी देखिए ना, कितने सुंदर दृश्य है। कितने सुंदर पहाड़ है। ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में हैं। पंखुड़ी विहान को बाहर की ओर देखने के लिए कहती है। वह विहान को कुछ न कुछ दिखाती रहती है और विहान भी प्रकृति की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। विहान जी, हमने पहले कभी इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। किस बारे में? यही कि आप भी सोचते होंगे कि आपके लिए कितने अच्छे रिश्ते आ रहे थे और मम्मी जी ने कैसी अजीब लड़की से आपकी शादी करा दी। हाँ, तुम कभी कभी अजीब हरकतें तो करती हो, पर अगर मोम ने मेरी शादी तुमसे कराई है तो यानी तुम खास हो। मुझ में तो कुछ भी खास नहीं है, पंखुड़ी दुखी होते हुए कहती है। क्यों नहीं है? तुम इतनी समझदार हो, तुम सबसे प्यार करती हो, सबकी इतनी फिक्र करती हो, इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर। ओ विहान अचानक से अपना गला साफ करने लगता है और चुप हो जाता है। पंखुड़ी अंदर ही अंदर खुश हो रही है। आज पहली बार विहान ने उसकी तारीफ की थी। वह खुश होकर बाहर देखने लगती है। ट्रेन शिमला स्टेशन पर पहुंच जाती है। 1 घंटे बाद विहान और पंखुड़ी अपने होटल के कमरे में होते हैं। पंखुड़ी तो उस कमरे की सजावट को ही निहार रही थी। गोल बेड, स्टाइलिश सोफा, डिजाइनर पर्दे, सब कुछ इतना सुंदर था कि बस कमरे में घूम घूम कर देखे जा रही थी। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां जिनसे बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। पता है विहान जी, मैं इससे पहले कभी होटल में नहीं रुकी हूँ और ना ही होटल में कभी खाना खाया है। हाँ, 1-2 बार ढाबे पर तो खाया है। यानी ये तुम्हारे पहले अनुभव होंगे? जी। तभी पंखुड़ी बाथरूम में जाकर चिल्लाती है। अरे वाह, बाथटब!
उसका चिल्लाना सुनकर विहान भागकर उसके पास जाता है। बाथटब, ये भी तुमने पहले नहीं देखा होगा। विहान गर्दन हिलाता हुआ उसके चिल्लाने से परेशान होकर पूछता है। नहीं देखा था, कितना अच्छा है। पंखुड़ी, तुम भी ना। फिर विहान और पंखुड़ी फ्रेश होकर आराम करती है और शाम को मंदिर घूमने के लिए जाती है। वापस होटल आते आते उन्हें रात हो जाती है। फिर खाना खाकर वो सो जाती है। अगले दिन जब पंखुड़ी उठती है तो देखती है कि विहान वहाँ नहीं है। वह सोचती है कि शायद बाहर वॉकिंग करने गए होंगे, पर 2 घंटे बीत जाने पर भी विहान लौट कर नहीं आता। अब पंखुड़ी को चिंता होने लगती है। वह रिसेप्शन पर जाकर पता करती है तो वह बताते हैं कि उन्होंने सुबह 7 बजे उन्हें बाहर जाते हुए देखा था, पर अब 10 बज रहे थे। इतना समय हो गया, विहान कहाँ होंगे? पंखुड़ी को बहुत चिंता हो रही थी। वह घबराहट में कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी और सोचे जा रही थी, इतनी देर क्यों हो गई? वो करने ही तो कहीं कुछ। पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे बहुत रोना भी आ रहा था। अनजान शहर, अनजाने लोग, कहाँ जाए, क्या करी? क्या मम्मी जी को फोन करूं? नहीं नहीं, वो तो इतनी दूर से क्या कर सकती है और अकेली परेशान हो जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसा मैंने क्या पाप किए हैं जो आप मेरे साथ? तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वह डर से चौंक जाती है कि कौन कौन है? दरवाजा खोलने वाला शख्स सामने आ जाता है। मैं हूं पंखुड़ी। अपने सामने विहान को देखकर पंखुड़ी भागकर उससे लिपट जाती है। अब उसकी जान में जान आती है। आप कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान निकल गई। आप ठीक तो है ना? पंखुड़ी रोते रोते बोले जा रही थी। अरे मैं ठीक हूं, पर तुम रो क्यों रही हो? रो ना तो क्या करूं? पता है आप कब से गायब हो? मुझे कितना डर लग रहा था। बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। अच्छा, इसीलिए? अरे मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, पर वहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे कॉलेज का फ्रेंड भी अपनी फैमिली के साथ घूमने आया हुआ है। बस उसके साथ बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। अच्छा, यहाँ मैं डर से मरी जा रही थी और आप अपने दोस्त के साथ गप्पे लगा रहे थे। ठहरिए। पंखुड़ी रोते हुए विहान को तकिए से मारने लगती है। आज आपकी खैर नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारा अलग ही रूप है। विहान मार से बचने की कोशिश करता हुआ कहता है। अभी आपने मेरे सारे रूप देखे ही कहाँ है? देखो देखो देखो, वहां पर कॉकरोच है। क्या है वो? पंखुड़ी तकिया छोड़कर चिल्लाने लग जाती है और रोने लगी। अब इसे कैसे चुप कराऊंगा? यहाँ तो मोम भी नहीं है। विहान मन ही मन सोच रहा था। पंखुड़ी चुप हो जाओ, अब आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। पंखुड़ी जोर से गुस्सा करने लगती है। पंखुड़ी, क्या कर रही हो? कोई क्या सोचेगा? ये होटल है, हमारा घर नहीं है। चुप हो जाओ। ये मुझे परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा अच्छा, गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो, मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता और मुझे किसी को चुप कराना भी नहीं आता। पंखुड़ी फिर भी चालू रहती है। अच्छा, हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। अरे अरे, क्या कर रहे हैं?
पंखुड़ी अपने पैर पीछे खींच लेती है। ठीक है, पर फिर कभी ऐसा मत करिएगा, मैं आपके बिना जी नहीं। क्या? कुछ नहीं। विहान पंखुड़ी को पकड़ लेता है। मैंने तुम्हारे हाथ से इतनी मार खाई है, इतना तो मेरी मोम ने मुझे नहीं पीटा। अब वाक्य तो पूरा करना पड़ेगा। मेरे बिना क्या? पंखुड़ी नजरें झुकाई खड़ी थी। उसे विहान से बहुत शर्म आ रही थी। विहान उसकी ओर एकटक देखे जा रहा था। बोलो, क्या कह रही थी? वो विहान पंखुड़ी को अपनी ओर खींचकर अपने गले लगा लेता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? हाँ, जानता हूँ कि पहले कभी नहीं कहा, बस थोड़ा सा इसी मामले में मैं कच्चा हूँ। पर पंखुड़ी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। पहली बार विहान ने अपने प्यार का इजहार पंखुड़ी से किया था। आज से उनके नवजीवन की शुरुआत हो रही थी। उन्हें शिमला बहुत पसंद आया। उन्होंने एक टैक्सी बुक कर ली, जो ड्राइवर के साथ साथ गाइड भी उपलब्ध कराती थी। वो उन्हें सभी जगह घुमा कर लाते और उस स्थान की विशेषता के बारे में भी बताते थे। वहाँ उन्होंने घुड़सवारी, स्काइकिंग आदि स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और वह हर जगह अपने फोटोज भी खिंचवा रहे थे। एक जगह फोटोग्राफर पंखुड़ी से कहता है, मैडम, ये लव पॉइंट है, आप सर की गोद में बैठकर फोटो खिंचाइए, बहुत अच्छी फोटो आएगी। सभी यहाँ ऐसे ही खिंचाते हैं। पंखुड़ी कभी फोटोग्राफर को देखती है और कभी विहान को। नहीं भैया, आप हमारी साथ बैठी हुई खींच दीजिए, हमें वो नहीं चलेगी। ठीक है मैडम। 15 दिन कैसे पंख लगाकर उड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। शादी के बाद पहली बार उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया था, एक दूसरे को समझा था। इन 15 दिनों ने इन दोनों को इतना करीब ला दिया था, जो वो इतने महीनों में नहीं आ पाए। उनके बीच की सभी दूरियां मिट गई थी और अब उनके नए प्यार भरे जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। विहान और पंखुड़ी वापस घर आ गए थे। वे लता जी और आर्यन को शिमला की खूबसूरती, वहाँ के पर्यटन स्थलों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताती है। अपने ट्रिप की काफ़ी चर्चा करने के बाद विहान लता जी से कहता है, मोम, मैं बहुत थक गया हूँ, नहाने के बाद सोना चाहता हूँ। और पंखुड़ी, तुम मेरा तौलिया निकाल कर दो, कहकर वह चला जाता है। जी आती हूँ, पंखुड़ी झेप रही है। जब लता जी टुकुर टुकुर उसकी ओर देख रही है, उसकी मनोदशा समझकर लता जी कहती है, जाओ उसे तौलिया दे दो। शादी के बाद आज पहली बार विहान ने पंखुड़ी से अपना कोई काम कहा था। लता जी अपनी योजना की सफलता पर खुश हो जाती है। एक दिन लता जी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। पंखुड़ी भी उनके पास आकर बैठ जाती है। आप क्या देख रही है मम्मी जी? पंखुड़ी, ये बड़ा अच्छा सीरियल है। इसमें एक लड़की आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, तो यह उसके आईएएस ऑफिसर बनने के संघर्ष की कहानी है। ओह, कहानी तो अच्छी लग रही है। पंखुड़ी, क्या तुमने भी कभी कोई ऐसा ही सपना देखा था? हाँ मम्मी जी, मैं टीचर बनना चाहती थी। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। आर्यन के साथ साथ मोहल्ले के कई बच्चों को मैं पढ़ाती थी। तो अब टीचर नहीं बनना चाहती? चाहने से क्या होता है मम्मी जी, वो सपना तो काफी पीछे छूट गया।
आप तो सब जानती है, कुछ पीछे नहीं छूटा पंखुड़ी। हमारे पास हमेशा मौका होता है, और तुम तो बहुत अच्छी विद्यार्थी रही हो। अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो और अपना सपना पूरा करो। पर मम्मी जी, देखो पंखुड़ी, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, बाकी सब छूट जाता है। विहान के पापा के जाने के बाद कितना मुश्किल हो जाता अगर मैं शिक्षित ना होती। मेरी शिक्षा ने ही मेरा साथ दिया, और नतीजा तुम्हारे सामने है। और शिक्षा स्वयं के विकास के लिए भी आवश्यक है, तो इसीलिए तुम भी फिर से पढ़ाई शुरू कर रही हो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहे। ये हुई ना बात। पंखुड़ी की शिक्षा फिर से आरंभ हो जाती है। शहर के एक कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, और वह शिक्षक बनने की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। शालिनी जी अपने घर के दोपहर के काम निपटा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस समय कौन आया होगा, सोचते हुए वह दरवाजा खोल देती है। सामने आए शख्स को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सामने मुस्कुराती हुई पंखुड़ी खड़ी थी। पंखुड़ी तू, शालिनी जी खुशी से पंखुड़ी को गले से लगा लेती है। इतने सालों बाद आज मेरी याद आई, कहते हुए शालिनी जी पंखुड़ी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है, और सोफे पर अपने पास बैठाकर उससे पूछती है, पंखुड़ी कैसी है तू? सुना था तेरी शादी हो गई, कहाँ हुई, कैसे हुई? वो लोग कैसे हैं? मैंने कई बार तेरी बुआ जी से तेरा नंबर मांगा, पर वो हर बार यही कह देती थी कि उनके पास तेरा नंबर नहीं है। मुझे तेरी बहुत चिंता होती थी। तू ठीक तो है ना? शालिनी जी लगातार बोले जा रही थी। बस बस आंटी, सांस तो ले लीजिए, मैं आपको सब बताऊंगी। पंखुड़ी के कहने पर शालिनी जी एक गहरी सांस लेती है। अब बता। पंखुड़ी शहर से जाने के बाद जो जो हुआ वह सब शालिनी जी को बता देती है। सब कुछ सुनकर पंखुड़ी, वो लोग कितने अच्छे हैं, और तुझे आगे पढ़ने भी दे रही है। हाँ आंटी, मम्मी जी और विहान जी इतने अच्छे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए। मैंने तो पढ़ने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर मम्मी जी ने मुझे फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और कहा कि मुझे टीचर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहिए। आज भी मैं कॉलेज ही आई थी, पर क्लासेज कैंसिल हो गई, तो मैंने मम्मी जी से फ़ोन करके पूछा कि आपसे मिलने चली जाऊं, तो उन्होंने आज्ञा दे दी, और मैं आपसे मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया पंखुड़ी, मैं तुझे खुश देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे पता था भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, वो तेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे। और देख, उन्होंने तेरी झोली खुशियों से भर दी। तू भी पहले से कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। पंखुड़ी शर्मा जाती है। फिर शालिनी जी से कहती है, आंटी, और आपको पता है अब आर्यन मुझसे ज्यादा मम्मी जी और विहान जी के साथ समय बिताता है। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं मुझसे ज्यादा उन्हें प्यार करता है। पंखुड़ी की बात सुनकर शालिनी जी भी हंसने लगती है। सच में पंखुड़ी, आज के जमाने में भी इतने अच्छे लोग हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता। जी आंटी, वो बहुत अच्छे हैं। आंटी, दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वह भी कॉलेज गई हुई है। अच्छा आंटी, ये मेरा नंबर और पता है, और आपको दिव्या और अंकल जी के साथ घर जरूर आना है। मम्मी जी और विहान जी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आंटी, अब मैं चलती हूँ, मम्मी जी इंतजार कर रही होगी। मैं तेरे घर जरूर आऊंगी पंखुड़ी। मैंने तो तुझसे कुछ खाने के लिए ही नहीं पूछा, सारा समय बातों में ही निकाल दिया। शालिनी जी को अफसोस होता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, आप दुखी मत होइए। अगर मेरा कुछ खाने का मन करता तो मैं आपसे कह देती। आखिर ये मेरी शालिनी आंटी का घर है, जिन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। ओ मेरी प्यारी पंखुड़ी। शालिनी जी पंखुड़ी को गले लगा लेती है। शालिनी जी दरवाजे तक पंखुड़ी को छोड़ने के लिए आती है, तो गेट पर खड़ी बड़ी सी गाड़ी देखकर पंखुड़ी से पूछती है, पंखुड़ी, ये तेरी गाड़ी है?
नहीं आंटी, ये मम्मी जी की गाड़ी है। उन्होंने मुझे कॉलेज आने जाने के लिए दी है। ये ड्राइवर भैया मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने जाते हैं। पंखुड़ी गाड़ी के ड्राइवर की ओर इशारा करके बताती है। वाह पंखुड़ी, तेरी सास तो तेरा बहुत ध्यान रखती है। जी आंटी। मोहल्ले के और लोग भी दरवाजे पर खड़े देख रहे थे कि ये किसकी गाड़ी है, क्योंकि इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी तो मोहल्ले में कम ही देखने को मिलती है। पंखुड़ी को उस गाड़ी में बैठते देख उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। पंखुड़ी के चले जाने के बाद वे पंखुड़ी के बारे में पता करने के लिए शालिनी जी के पास आ जाते हैं। पंखुड़ी और आर्यन की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों अपने क्षेत्रों में अच्छे से प्रगति कर रहे थे। कुछ समय बाद शालिनी जी भी अपने परिवार के साथ पंखुड़ी की ससुराल आती है और लता जी और विहान से मिलकर बहुत खुश होती है। वह देखती है कि वे लोग पंखुड़ी और आर्यन को बहुत प्यार करते हैं। वह भगवान से शुक्रिया करती है कि उन्होंने पंखुड़ी को बहुत ही अच्छे परिवार की बहू बनाया। वह फिर आने का वादा करके पंखुड़ी के परिवार से विदा लेती है। एक दिन लता जी बाहर से आए कुछ लोगों से पंखुड़ी को मिलवाती है। पंखुड़ी, इनसे मिलो, ये मिस्टर ओम शास्त्री है जो हमारे वृद्धाश्रम का काम देखते हैं, और ये मिसेज ट्विंकल खन्ना है जो अनाथ आश्रम का काम देखती है। जी नमस्ते। पंखुड़ी उन दोनों को अभिवादन करती है। वे भी उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये है मेरी बहू पंखुड़ी। अब से यही आपसे सभी प्रकार का विचार विमर्श किया करेगी, यही सब देख रेख करेगी। तो आप जो भी आवश्यकता हो आप इससे कह सकते हैं। लता जी उन लोगों से पंखुड़ी का परिचय कराती हुई कहती है। जी लता जी, वो लोग कहती है। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। अगले हफ्ते पंखुड़ी स्वयं दोनों जगह का निरीक्षण करने आएगी, और अगर कोई समस्या हो तो आप इसे बता दीजिएगा। जी अच्छा, अब चलते हैं, नमस्कार कहकर वो लोग चले जाती है। उनके जाने के बाद मम्मी जी, मैं कैसे ये सब संभाल सकती हूँ? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पंखुड़ी, सब पता चल जाएगा। मुझे ही कौन सा सब पहले से आता था, पर धीरे धीरे सब आ गया। और जहाँ कुछ समझ ना आए तो मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए। मम्मी जी, मैं अच्छे से सब कुछ संभाल पाऊंगी ना? मुझसे भी अच्छे से संभालोगी, मुझे विश्वास है। मम्मी जी, जितना आप मुझ पर विश्वास करती है इतना विश्वास मुझे भी खुद पर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी जौहरी हूँ, कहकर लता जी हंसने लगती है। मम्मी जी, आप कितने लोगों का भला करती है, कितना सोशल वर्क करती है, इतना सब कुछ आप कैसे कर पाती है? क्योंकि मैं इसे अपना कर्तव्य समझती हूँ। भगवान ने जो हमें इतना कुछ दिया है वो केवल अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि उन लोगों तक पहुंचाने के लिए दिया है जिसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मम्मी जी, आपने मेरी और आर्यन की ज़िंदगी संवार दी। इतने लोगों की आप मदद करती है, फिर भी कितनी सौम्य और ममतामयी है। आप में जरा भी अहम नहीं है। मुझे आपके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मेरी प्रेरणा है। आपके थोड़े गुण मुझ में आ गए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। बस बस पंखुड़ी, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। तुम क्या मुझे सुगर करना चाहती हो? और तुम पहले से ही गुणवान हो, बस तुम्हें अपने गुणों को पहचानना है। लता जी की बातें हमेशा पंखुड़ी को नई ऊर्जा से भर देती। लता जी ने सच कहा था। पंखुड़ी ने उनको उनकी दी सभी जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से संभाला था कि लता जी की हमेशा अपनी पसंद पर गर्व महसूस होता। विहान और पंखुड़ी भी एक साथ बहुत खुश थे।
विहान और पंखुड़ी के दो प्यारे प्यारे बच्चे अंजलि और मयंक घर की रौनक बढ़ा रहे थे। आर्यन भी अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। लता जी का जन्मदिन आने वाला था। पंखुड़ी ने इस बार सोचा था कि वह इस बार उनके जन्मदिन पर मंदिर में गरीबों को खाना और कंबल बांटेगी। लता जी और विहान को भी उसका यह विचार बहुत पसंद आया था। जन्मदिन वाले दिन मंदिर में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था कर दी जाती है और वे सभी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाती हैं। दर्शन करने के बाद पंखुड़ी सभी को कंबल बांटने लगती है। सभी कंबल लेते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। पंखुड़ी एक औरत को कंबल देती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेती है। पंखुड़ी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे पूछती है, बोलिए माँ जी, क्या आपको कोई परेशानी है? पंखुड़ी पंखुड़ी मैं नीलम, वह महिला हकलाते हुए कहती है। नीलम देखने में इतनी सुंदर थी, जो उसे एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। एक बार सड़क पर निकलती तो लोग मुड़कर उसे जरूर देखते थे। अशोक जी के साथ शादी के कुछ साल तो अच्छे गए, पर जब उसे शराब की लत लगी तो नीलम का रूप भी उसे मोह ना पाया। अशोक जी को अपनी शराब ही अप्सरा लगने लगी थी। शराब की वजह से उनके घर आए दिन झगड़े होते थे। उन्हें ये भी परवाह नहीं थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर झगड़ों का क्या असर होगा। एक दिन नीलम जी की तबीयत खराब हो जाती है तो इस्माइल उसे दवाई देने के लिए आता है। क्योंकि घर पर कोई नहीं था तो नीलम जी ने आर्यन को मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए भेजा था। तो इस्माइल दवाई देने के लिए आता है। इस्माइल डॉक्टर के यहाँ भी काम करता था, वह कंपाउंडर था। तो नीलम जी का बीपी चेक करने भी वह डेली घर आने लगा था। कई बार आने जाने से उसे पता लग गया कि नीलम जी के घर के हालात कैसे हैं और उसके पति उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। जब किसी बाहर वाले को हमारी किसी कमजोरी का पता चल जाता है तो वह उसका फायदा जरूर उठाता है। इस्माइल ने भी नीलम को फुसलाना शुरू कर दिया था। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी बहुत कद्र करता है, जबकि अशोक उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसने उसे प्यार भरे सपने दिखाने शुरू कर दिए और नीलम भी उसके झांसे में आ गई। उन दोनों का फेर शुरू हो गया। पहले तो वह छुप छुप कर मिलते थे, फिर इस्माइल ने उससे कहा कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वो किसी दिन पकड़े जाएंगे तो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी यहाँ क्या रखा है। नीलम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, बिना ये सोचे कि उसके ऐसा करने से पंखुड़ी और आर्यन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ना उसे इस बात की चिंता थी कि बच्चे अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगे, जबकि पिता तो पहले ही नशे में धुत रहता है। उसे बस अपनी चिंता थी, उसे केवल अपना स्वार्थ नजर आ रहा था। वह निर्दयी भी इतनी निकली कि उसने भागने के लिए भी वह दिन चुना जिस दिन पंखुड़ी का रिजल्ट आ रहा था। उसने पंखुड़ी के खूबसूरत दिन को बदसूरत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भागने के बाद वो कभी किसी शहर जाते, कभी किसी शहर जाते। शुरुआत में तो इस्माइल ने उसे खूब घुमाया फिराया, उससे निकाह कर लिया। कुछ साल तो उसके बड़े हंसी खुशी से गुजरे। फिर वह उसे अपने गांव ले गया, जहां उसे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों का बाप है। ये जानते ही नीलम के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी ने तो उसे घर में घुसने भी नहीं दिया, तो इस्माइल ने उसे एक अलग सी झोपड़ी में रख लिया। धीरे धीरे साल बीतते गए और नीलम की हालत बद से बदतर हो गई। समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसकी सुंदरता भी जाने लगी। अब इस्माइल को उसमें कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ ज्यादा रहता। नीलम उसे बच्चे भी नहीं दे पाई थी जो उसे उससे कोई लगाव होता। नीलम को कई दिन खाने के बिना हो जाते और जब नीलम उससे अपना हक मांगा तो वह उस पर हंसने लगा। उसने कहा, जो अपने पति और बच्चों की ना हुई वह मेरी क्या होगी। उसने उसे दुत्कारा और तलाक 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 कहकर अपने घर से निकाल दिया। नीलम के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायके और ससुराल जाने के सब दरवाजे तो उसने खुद बंद कर दिए थे। वह इधर उधर भटकती रहती थी। फिर आखिरकार वह शालिनी जी के घर पहुंच गई। शालिनी जी भी उससे नहीं मिलना चाहती थी, पर वह उसके दरवाजे पर मिन्नतें करने लगी। उसने शालिनी जी से पंखुड़ी का पता मांगा। शालिनी जी ने उसे पता बताने से साफ इनकार कर दिया, तो
उसने उसे पंखुड़ी की कसम दे दी। मजबूरन शालिनी जी को पंखुड़ी का पता उसे देना पड़ा। वह बहुत दिन से पंखुड़ी से मिलने की कोशिश कर रही थी और आज उसे यह मौका मिल गया था। वर्तमान में पंखुड़ी नीलम नाम सुनते ही अपना हाथ झटककर उससे दूर हट जाती है। उसे ऐसे हटते देख विहान उससे पूछता है, क्या हुआ पंखुड़ी? विहान जी, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। पंखुड़ी को जैसे चक्कर आ रहे थे। ठीक है, तुम सब घर चले जाओ, मैं ये सब काम करके घर आता हूँ। सब लोग गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। पंखुड़ी के गुस्से से हाथ कांप रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे सामने आने की? इतने सालों बाद क्या चाहती है वो हमसे? इतना सब कुछ करके पेट नहीं भरा, क्यों आई है यहाँ? यही सब सवाल पंखुड़ी के मन में चल रहे थे। पंखुड़ी को घर पहुंचकर भी चैन नहीं मिल रहा था। विहान भी सब बांटकर घर आ जाता है। उसे बेचैन देखकर वह पूछता है, क्या हुआ पंखुड़ी, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है शायद ऐसे ही मंदिर से चली आई, इसीलिए बेचैनी हो रही है। मैं एक बार मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है, हो आओ, शायद फिर तुम्हें अच्छा लगे। पंखुड़ी फिर मंदिर जाती है। नीलम वहीं उसका इंतजार कर रही थी। उसे आते देखकर वह भागकर उसके गले लग जाती है। दूर हटो मुझसे, पंखुड़ी उसे अपने से अलग करती है और गुस्से से उससे पूछती है, यहाँ क्यों आई हो? पंखुड़ी अपनी माँ से कोई ऐसी बात करता है? माँ जैसा पवित्र शब्द अपनी जुबान पर मत लाना, गंदा हो जाएगा। पंखुड़ी, तुम मुझसे कैसे बात कर रही है? जैसे आपके कर्म है, मुझे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, पर इतने सालों का जो गुस्सा मेरे अंदर है, बस मैं अब उससे मुक्ति पाना चाहती हूँ। पंखुड़ी, मेरी बहुत बुरी हालत है। उसने मुझे निकाल दिया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने निकाल दिया तो यहाँ आ गई, नहीं निकालता तो वहीं रहती। तब हमारी याद नहीं आती? पंखुड़ी, मैं क्या करती? तेरे पापा शराब पीते थे, लड़ते थे। कम से कम आपके साथ तो थे। आज देखिए अपने आप को। और जिनके पिता लड़ते हैं, उन सब बच्चों की माएँ भाग जाती है अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर। आपका स्वार्थ था, आप अपनी खुशी के लिए भागी और आपने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हम कैसे जिएंगे, ये दुनिया हमें जीने देगी? और आज किस मुंह से यहाँ आई हो? चली जाओ यहाँ से, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। पंखुड़ी, आर्यन का नाम भी मत लेना। पंखुड़ी जैसे गुस्से से फटने वाली थी। उसके लिए आप मर चुकी हो और मेरे लिए भी। पंखुड़ी, कुछ तो दया कर, मैं कहाँ जाऊंगी? नीलम पंखुड़ी के पैर पकड़ लेती है। पंखुड़ी का गुस्से और नफरत से बुरा हाल था, लेकिन फिर भी थी तो वह उसकी माँ जिसने उसे जन्म दिया था। पंखुड़ी नीलम से अपने पैर छुड़ा लेती है। नीलम जमीन पर ही बैठी रोती रहती है। पंखुड़ी अपने पर्स से वृद्धाश्रम का कार्ड निकालकर नीलम को पकड़ा देती है। ये क्या है पंखुड़ी? वृद्धाश्रम का पता मम्मी जी इसे चलाती है, वहाँ चली जाइए। वहाँ आपको खाना, कपड़ा, रहने की जगह सब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक वहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकती हो, बस इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप
कि कभी आप मेरी माँ थी। अब यहाँ से चली जाओ। कहकर पंखुड़ी तेज कदमों से वहाँ से चली जाती है और नीलम हाथ में वृद्धाश्रम का कार्ड पकड़े उसे जाते हुए देखती रहती है। 7 साल बाद होटल रूम में। पंखुड़ी, तुम तैयार होने में कितना समय लगा रही हो? हमें वहाँ परेड से पहले पहुँचना है, बाद में नहीं। पंखुड़ी तैयार होने में देर लगा रही थी, इसीलिए विहान को उस पर गुस्सा आ रहा था। आज आर्यन की पासिंग आउट परेड थी, जिसे देखने के लिए पंखुड़ी और विहान आए थे। लीजिए, हो गई तैयार, अब चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, विहान उससे हाथ जोड़कर कहता है। सभी पास होने वाले जवानों के परिवार ग्राउंड में आ चुके थे। परेड शुरू होने वाली थी। थोड़ी और विहान भी परेड शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और परेड शुरू हो जाती है। सभी के परिवार भाव विभोर होकर परेड का आनंद लेने लगते हैं। आर्यन को परेड का हिस्से बना देख विहान भावुक हो जाता है। पंखुड़ी, हमारा आर्यन कितना प्यारा लग रहा है इस ड्रेस में। हाँ विहान जी, बहुत प्यारा लग रहा है। सब आपकी और मम्मी जी की परवरिश का ही फल है, वरना मैं कहाँ उसे इतना उज्जवल भविष्य दे पाती। आपने कदम कदम पर उसका मार्गदर्शन किया, उसकी वजह से उसने देश की सेवा करने का निश्चय किया। आज उसे इस ड्रेस में देखकर मैं अपने पिछले सारे गम भूल गई हूँ। सच में उसने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सभी जवान अंतिम पथ पर कदम रखती है और परेड समाप्त हो जाती है। फिर वे आपस में बधाइयाँ देकर अपने परिवारों के पास आ जाते हैं। आर्यन भी विहान और पंखुड़ी के पास आकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है। आज पैर छूने का नहीं, गले मिलने का दिन है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, कहकर विहान आर्यन को गले से लगा लेता है। मम्मी जी और बच्चे कहाँ हैं? आर्यन उनसे पूछता है। बच्चों के पेपर थे और उनकी टीचर ने छुट्टी देने से साफ मना कर दिया था, तो मम्मी जी बच्चों के पास ही रुक गई और उन्होंने हमें भेज दिया। पंखुड़ी ने पूरी बात आर्यन को बता दी। ये सही नहीं है, माँ जी को भी यहाँ होना चाहिए था। मैं इस बात के लिए उनसे लड़ाई करूँगा। कर लेना, पर आज का अपना दिन तो एंजॉय कर लो, विहान आर्यन को समझाता है। फिर आर्यन उन्हें अपने साथियों से भी मिलवाता है। आर्यन से मिलकर विहान और पंखुड़ी घर आ जाते हैं। वे लता जी को परेड के बारे में सारी बातें बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आर्यन उनसे लड़ाई करने वाला है। लता जी आर्यन की लड़ाई की बात सुनकर हंसने लगती है। कुछ दिनों बाद आर्यन भी घर आ जाता है। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। आर्यन माँ जी से उनके पास न आने के लिए गुस्सा भी होता है, लेकिन माँ जी उसे अपने प्यार से मना लेती है। बच्चे अपने मामा के साथ खूब धमाल चौकड़ी मचाते हैं। फिर माँ जी एक ऐलान करती है, अब आर्यन भी सेटल हो गया है, तो मैंने आर्यन के लिए एक लड़की देखी है। किसी को कोई ऐतराज हो तो बता दो। पंखुड़ी और विहान एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखते हैं और फिर लता जी से कहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बच्चे भी चिल्लाते हैं, हमें भी नहीं है। फिर लता जी आर्यन से पूछती है, और आर्यन तुम्हें? माँ जी, मुझे बस आज्ञा दीजिए, मेरी जिंदगी पर आपका पूरा हक है। आप जो मेरे लिए सोचेगी उससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुनकर लता जी की आंखें भर आती है और वो आर्यन से सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। एकांत पाकर पंखुड़ी आर्यन से कहती है, आर्यन, मैंने तुमसे झूठ कहा था, वो जिंदा है। कौन दीदी? वो हमारी मम्मी। पता है दीदी। तुम्हें पता है दीदी, जब छोटा था
तब कुछ समझ नहीं आता था, पर धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। ओ, वो यहाँ आई थी, बुरे हाल में थी, मैंने वृद्धाश्रम भेज दिया। तुम मिलना चाहोगे? दीदी, आपने जो किया ठीक किया। अब हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा परिवार ये है, माँ जी, जीजा जी, बच्चे और हम। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा भाई पंखुड़ी आर्यन को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।